हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों के बाद क्लास 10th पे मैं मैथ्स का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने 2 चैप्टर करा दिए थे, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसमें छोटी सी बात करनी है। मेरा जो चैप्टर का चॉइस होता है तो वो बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होता है कि भाई ये एग्ज़ाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है ना, ये स्कूल वाला, ये बहुत ही आसान तरीके से एग्ज़ाम होता है। भाई पीरियोडिक टेस्ट जो होता है, तो आप स्कूल वाला भी तो ऑनलाइन डेली क्लास करते ही हैं, ठीक है। छोटे से छोटे चैप्टर्स कितना करो, अब रियल नंबर में कुछ खास बात है नहीं, बस महज ये है कि भाई उसमें HCF LCM सीखना है ना। कुछ खास बात होने वाली है तो वो भी बहुत आसानी चीज़ है, रेशनल प्रूव करना। पोलिनोमियल में भी कुछ खास बात नहीं है, जो कुछ था भी तो उसको हटा दिया गया। लीनियर इक्वेशन तो उसमें मैंने क्लास में करा दिए थे। और फिर उसके बाद ज्योमेट्री की बात करते तो ज्योमेट्री मैंने वीडियो पहले से बना दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बना ही दिया है, ट्रिगोनोमेट्री पे बना ही दिया है ना, बहुत सारे चैप्टर बना दिए हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये चैप्टर कराते ये बिल्कुल आपके लिए नया होगा। मुझे कुछ नया करने की सूझ रही है, क्योंकि अगर आप पहले से पढ़े हैं तो फिर उतना मन से देखते नहीं हैं वीडियो, ठीक है। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। ये देखिए, सर्कल जो है 10th क्लास में 2 तरह का होता है भाई। एक मेंसुरेशन के अंडर में पढ़ा जाता है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, और एक पढ़ा जाता है ज्योमेट्री में यानी कि इसी चीज को हम लोग टेंजेंट्स टू अ सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को इसमें एक सर्कल के टेंजेंट के बारे में स्टडी करना है। अगर ये एक सर्कल है, मान लिया जाए, अगर ये मान क्या लिया जाए, ये सर्कल लगभग बन ही गया है, ये एक सर्कल है, तो टेंजेंट क्या होगा सर? तो टेंजेंट का मतलब होता है स्टूडेंट, ऐसा कोई भी एक लाइन है ना, जो सर्कल को एक बार किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकले, ठीक है ना। ऐसा कोई लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकले, ये देखिए, ठीक है ना, APB, ठीक है। अब देखो जरा, अब मान लो ये हो गया टेंजेंट। मैं चाहूँ तो कैसे भी इसमें खींच सकता हूँ, ठीक है, कैसे भी, बस एक जगह पे कट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो AB हुआ है ना, AB है ना, इज अ टेंजेंट। AB क्या हुआ? एक टेंजेंट हुआ। ये जो P हुआ ना, ये P, तो P को हम लोग क्या कहते हैं? P को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये आगे चल के 11th-12th क्लास में आपको टेंजेंट मतलब टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर पढ़िएगा कैलकुलस में, उस टाइम मिलेगा। अभी आप सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जानो तो सही है, ठीक है। अब देखो, तो ये AB टेंजेंट होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ अगर हम बात करें तो AP की, तो AP भी आपका एक टेंजेंट होता है, ठीक है। ये AP, तो AP एक टेंजेंट है, BP, तो BP भी एक तरह का टेंजेंट है। और बात अगर पूरा करेंगे कि AB का, तो AB भी एक तरह का टेंजेंट हो गया, समझ गए। तो ये टेंजेंट का मतलब एक्चुअली में कि वो कोई भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हो, याद रखे, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, टच करता हो। इंटरसेक्ट और टच में अंतर है, ठीक है। एक पॉइंट पे टच करता है, टच का मतलब ये हुआ, और इंटरसेक्ट का मतलब देखिए, ये भी, अरे बात मुश्किल से या आसानी से ये टेंजेंट ही बन गया एक तरह का, ये भी एक टेंजेंट ही है। लेकिन मान लो अगर ऐसे कोई है, ये, तो ये टच नहीं कर रहा है, ये देखो, ये भी एक टेंजेंट है। ये वाला जो लाइन गया है, तो ये भी क्या है? एक टेंजेंट है। लेकिन इस लाइन को देखिए, इसने सर्कल को एक पॉइंट पे टच नहीं करा है, ठीक है। इसने सर्कल को एक पॉइंट पे टच नहीं करा है, इसने 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसलिए ये टेंजेंट नहीं होता है। जब टेंजेंट नहीं होता है तो आपके मन में सवाल, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड, ठीक है। ये जो है, तो ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये वाला जो होता है ये टेंजेंट होता है,
मुझे उम्मीद है कि आप इतना तक समझ चुके होंगे कि एक सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, फिर से सेकेंड क्या होता है, बाकी टेंजेंट क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक इसमें जानकारी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें स्टूडेंट्स कि ऐसे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने पॉसिबल एक सर्कल पे, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि एक टेंजेंट को सर्कल का सिर्फ एक पॉइंट चाहिए टच करने के लिए। एक टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट पे ही टच करता है, दैट्स कॉल्ड टेंजेंट। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। ये सर्कल का क्या है, ये सर्कल का है सर्कमफेरेंस। तो इस सर्कमफेरेंस पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, इसका मतलब कि जितने भी पॉइंट्स है उनके लिए एक एक टेंजेंट तो हो सकता है ना, हो सकता है ना, हाँ। तो जितने भी पॉइंट्स है उनके लिए एक एक टेंजेंट हो सकता है। इसका मतलब कि अगर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है तो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स भी होंगे, ठीक है। ये बात पहली, मतलब एक एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, ठीक है ना। तो आंसर होगा 1, मतलब ऑप्शन में 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी मेनी, मतलब इनफाइनाइटली मेनी। देन आवर आंसर विल बी मेनी, दैट इज डी, इनफाइनाइटली मेनी, बिकॉज ऑफ अ सर्कल हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। अ सर्कल मीन्स द circumference of circle, the circumference, this is called the circumference of circle, okay, and this is made up of infinitely many points, okay, that is this circumference has infinitely many points and each point can have a tangent, okay। तो इसका मतलब हो गया कि एक सर्कल पे इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में। जब एक साथ में दो सर्कल आ जाए, जैसे दो सर्कल आ जाए तो दोनों सर्कल एक दूसरे को अगर एक्सटर्नली केवल टच करते हैं, दोनों सर्कल मतलब एक्सटर्नली जब टच करते हैं तो कितने कॉमन टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, ये सवाल होगा, ठीक है। ये सब एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर इंटरनली टच करते हैं तो उनके बीच कितने कॉमन पॉइंट्स कॉमन टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, ये भी एक सवाल आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट केसेस को हम लोग देखेंगे कि अगर दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करें तो कितने कॉमन टेंजेंट्स, दो सर्कल्स आपस में अगर टच करते हैं एक्सटर्नली तो कितने कॉमन टेंजेंट्स, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। ये तरह तरह के सिचुएशंस हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला सिचुएशन हम लोग देखेंगे कितने कॉमन टेंजेंट्स भाई हो सकते हैं एक सर्कल में, है ना, बारी बारी से। ये देखिए ये एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, और ये मान लिया जाए दूसरा सर्कल। थोड़ा इधर स्पेस का दिक्कत पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं बना लिया। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ठीक है ना। कॉमन टेंजेंट्स की बात करते हैं कि कितने कॉमन टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। एक टेंजेंट जो कि कॉमन दिखा, ठीक है, यहां देखो इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट्स है। ये हो गया एक टेंजेंट जो दोनों पे कॉमन है, ठीक है, और फिर एक ये, यानी जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली अगर टच करते हैं तो इस दौरान इनके बीच 3 कॉमन टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऐसे एक ये बनेगा क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन when two circles
टच एक्सटर्नली ईच अदर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 3। समझ गए। अब मान लीजिए कहा जाए कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हों, दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हो, यानी कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगा, तो उस समय कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे आप समझ सकते हैं कि उस समय इस पर कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, तो 1 होंगे, है ना। उस समय यहाँ कॉमन टेंजेंट्स की संख्या 1 होगी। समझ गए। चलिए, उसके बाद कहा जाए कि जब मान लीजिए दो सर्कल्स टच ही नहीं करते हो आपस में, है ना, तब कितने कॉमन टेंजेंट्स भाई वो देख लो। ये मान लो इधर से 1, ठीक है ना, ये 1 हो गया, और ये लेकर चलिए ये 2, ठीक है, ये 2 हो गया। ये देखिए अब क्या कॉमन हो सकता है, हो सकता है सर अगर आप चाह गए तो, मतलब हम क्या चाहें, मतलब आप लोग अगर चाह गए तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है, तो उसके लेकर इशू नहीं बनाना है भाई। देखो ऐसा एक लाइन खींच सकते हैं जो इस पे भी टेंजेंट हो और इस पे भी टेंजेंट हो, यानी ये एक कॉमन हो गया टेंजेंट। द सेम वे ऐसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा ये L1 L2 या T1 मान लो भाई, टेंजेंट 1। छोड़ो ना, इतना क्या करना है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 ऐसे टेंजेंट्स खींचे गए जो इन दोनों सर्कल्स पे क्या है, कॉमन है। समझ गए। तो ये सभी MCQ में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। समझ गए। क्योंकि हमको लगता है कि देखिए ये सर्कल्स में क्या कंडीशन आ सकता है, दो सर्कल्स या तो आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करे या इंटरनली टच करे, या एक दूसरे को टच करे ही नहीं। और चौथा केस हो सकता है जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब इंटरसेक्ट करते हैं उस वक्त की भी स्थिति देख लो भाई कि कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। ठीक है ना। चलो ये देखो, ये हो गया, ये हो गया 2, ठीक है ना, ये 2 कॉमन टेंजेंट हो गए। अब कुछ खींच सकते हैं क्या, अब तो कुछ नहीं खींच सकते हैं सर। हाँ भाई खींच ना कॉमन टेंजेंट, बात किसकी हो रही, कॉमन। मुझे अगर इधर खींचना होता मैं इधर खींच तो दूंगा, लेकिन ये वाला जो टेंजेंट होगा वो उस पे नहीं ना होगा। लेकिन अभी क्या है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो खींचे गए हैं वो दोनों के लिए टेंजेंट है, इसका मतलब कॉमन टेंजेंट हो गया। सवाल पूछेगा तो कॉमन पे ही पूछ सकता है। समझ गए। तो ये टेंजेंट से रिलेटेड है ना, जो शुरुआत के क्वेश्चंस होंगे वो हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस टेंजेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखता हूँ, ये 3 गो हुआ कॉमन टेंजेंट, ये 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे कॉमन टेंजेंट 4 हुआ। समझ गए। जी हाँ, तो ये ऐसे टेंजेंट्स होता है भाई। अब हम लोग बात करेंगे सर्कल के टेंजेंट पर आधारित जो थ्योरम है वो, है ना। अच्छा, अगर इसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक दिख जा रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ये वाला सर्कल दिख जा रहा है ना भाई। अच्छा हो सकता है कट गया हो भाई, है ना। मेरे जो साथी हैं वो बता रहे हैं कि थोड़ा इधर से कट रहा है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। एक सर्कल है, ठीक है, आप बना लीजिएगा। अब मेरे को बार बार ये करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं 4 टेंजेंट हो सकता है, या मैं उसका छोटा सा फिगर इधर बता सकता हूँ, है ना, कि जब 2 सर्कल्स एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट ही ना करे तो ये 1, है ना, ये मान लीजिए टेंजेंट है, ये 2, ये 3, ठीक है, और ये 4। सेम टू सेम मैं वही कर रहा था। ठीक है। अच्छा इसमें भी अगर दिक्कत है कोई नहीं, आप इतना समझदार, इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे
कि सर्कल का जो थ्योरम जो कि हर साल निश्चित तौर पे आता है, दो ही थ्योरम है, दो में से एक तो निश्चित तौर पे आता ही है। अब आपका दुर्भाग्य होगा कि अगला साल ना आए, लेकिन निश्चित तौर पे दो में से एक थ्योरम पूछ ही देता है, आप चाहे किसी भी ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाकर देख ले। ओके, तो चलिए सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले सर्कल का थ्योरम समझ लेते हैं। ओके, चलिए तो देखिए ये जो है सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना। ये थ्योरम क्या स्टेट करता है भाई कि प्रूव दैट द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, प्रूव दैट द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। सबसे पहले तो इस थ्योरम को हम लोग समझते हैं। ये थ्योरम कहना चाहता है कि अगर, है ना, ये टेंजेंट मान लीजिए, ठीक है ना, एक मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है, ये है प्रूव दैट द टेंजेंट, है ना, ये आप लिख लेगा टेंजेंट टू अ सर्कल। अगर ये दिख रहा हो तो ठीक, नहीं दिख रहा होगा तो भाई दिख रहा है शायद कि प्रूव दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कहना चाहता है ये थ्योरम कि आप इस बात को साबित करिए कि कोई भी टेंजेंट जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे। कोई भी टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कौन सा रेडियस भाई? क्या सभी रेडियस? हाँ, क्या सभी के सभी रेडियस? नहीं ना। मान लो कि ये भी एक टेंजेंट है, ये P हो गया, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये हो गया O, है ना, सेंटर हो गया। तो रेडियस तो बहुत तरह के हैं। रेडियस मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये भी एक रेडियस है, ठीक है। तो कहना चाहता है क्वेश्चन मतलब थ्योरम कि प्रूव करिए कि द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है टू द रेडियस, मतलब उस रेडियस पे जो, यानी कि थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस टेंजेंट ने सर्कल को यहां पे टच किया, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब इस थ्योरम का मतलब ये है कि ये जो टेंजेंट है ना उस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, उस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा जो रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू है। यानी आप देख सकते हैं बाकी रेडियस से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है ना। बाकी रेडियस से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये मान लीजिए भाई ये सेंटर था, तो यहाँ से ये OP, तो OP रेडियस हुआ, तो यहाँ पे ये प्रूव करना है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यही थ्योरम है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि कोई भी टेंजेंट जो होता है ना वो उस रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से मिल के बना होता है। दूसरा मीनिंग यही चीज है। मुझे लगता है आप थ्योरम आप समझ चुके हैं। तो आइए अब इस चीज का हम लोग प्रूव कैसे करें। अभी मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है भाई, है ना, 90 नहीं दे सकता हूं। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। यहां हम लोग करते क्या है ना, देखो पहली बात कि गिवन लिख लो। गिवन क्या है, तो आप मान लीजिएगा लेट COR बी अ सर्कल, ठीक है। फिर से AB बी अ टेंजेंट, AB बी अ टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट P। ओके, ये गिवन हो गया। अब ना आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव तो OP परपेंडिकुलर AB, या यूं कहे AB परपेंडिकुलर OP, जैसे समझ लीजिए। अब इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि हम AB पर P के अलावा कोई एक पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए ये Q हो गया, ठीक है ना, और अब इसको मिलाते हैं इससे, ठीक है, मिला दिया।
ये मान लो ये R हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि टेक अ पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट AB, ठीक है ना। टेक अ पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट AB अदर देन P, ठीक है। P के अलावा कोई एक पॉइंट लेते हैं जो AB पर है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एंड देन ज्वाइन OQ, ठीक है, विच intersect the circle at at R। तो ये जरूरी चीज़ है स्टूडेंट, मुझे चूंकि ये थ्योरम क्या है ना कि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना, पीरियोडिक हो या कुछ भी हो, जब भी ये चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे उसमें ये आएगा। और पहली बात कि इससे कुछ डिलीटेड नहीं है, ठीक है ना, इसमें सब कुछ आएगा, ठीक है, इससे डिलीटेड नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने सब कुछ एक ढंग से लिख दिया कि गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, और अब हम लोग सीखेंगे क्या, प्रूफ क्या है इसका, है ना। तो आइए प्रूफ में देखते हैं, ठीक है। देखो बात को समझो, मुझे ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ठीक है। उस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि एक बात आपको क्लियर है ना कि OQ बराबर हम लिख सकते हैं OR प्लस QR। OQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, OR प्लस QR लिख सकते हैं ना भाई, नहीं है। OQ बराबर OR प्लस QR, OR प्लस QR, ठीक है। अब देखो जरा, तो OQ बराबर OR प्लस QR लिख दिया। ये देखो तो OR जो है वो भी रेडियस है, OR जो है वो रेडियस है, और OP भी रेडियस ही है ना। अब इसको ऐसे थोड़ी समझाना पड़ेगा, आप तो समझ रहे हैं भाई, ये भी R तो ये भी R, ठीक है। इसका मतलब हम OR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतना ठीक है ना, ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं ना। चलिए अगर इतना समझ रहे हैं तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है। OQ जो है ना वो OP प्लस QR के बराबर है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। ये पूरा OP प्लस QR के बराबर है, ठीक है। OP पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये भाई डिस्टेंस है, रेडियस है, कोई भी नेगेटिव तो नहीं सकता है। ये भी कुछ डिस्टेंस है, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और फाइनली ये भी है तो ये भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये तीनों जो चीज़ें वो पॉजिटिव है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताओ 10 बराबर क्या होता है, 8 प्लस 2 होता है कि नहीं होता है, आप सहमति दीजिए। यस सर, ऑफ कोर्स होता है। तो 10 जो है ना, 10 8 और 2 के मिलने से बना है, 10 8 और 2 के मिलने से बना है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि 10 इन दोनों में से किसी से भी बड़ा ही होगा। 10 वैसे भी 8 से बड़ा है और 10 2 से भी बड़ा है, मतलब दो चीजों को जोड़ के तीसरा चीज बनता है, और ये दोनों चीजें पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि वो जो थर्ड नंबर है वो इन दोनों से क्या है, बड़ा है। प्रैक्टिकली आप यहां देख ही सकते हैं। द सेम वे हम चाहें तो ये बात लिख सकते हैं ना कि OQ ग्रेटर देन OP, बोलिए OQ ग्रेटर देन OP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे 10 बराबर 8 प्लस 2 में हम लिख सकते हैं ना कि 10 ग्रेटर देन 2 या 8, कुछ भी दोनों में से किससे बड़ा है। हमको जिससे काम है उसको लिखेंगे, हमको काम है OP से। हम ये दिखाना चाहते हैं कि OP जो है ना ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आपको रीजन अभी समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है आप इतना तो समझ चुके होंगे कि OQ बड़ा OP से क्यों है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर ये बात सही है और इतना अगर आप समझ चुके हैं
तो अब याद करो एक बात है ना, अगर हम Q यहां भी रखते हैं तब भी वो OP से बड़ा होता है। सेम टू सेम काम अगर हम Q इधर भी लेते तब भी OQ OP से बड़ा ही होता है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये चीज साबित होता है कि O से लेकर है ना AB पर किसी भी पॉइंट्स को अगर O से मिलाओगे तो जितने भी डिस्टेंसेस बनेंगे, जैसे मान लो ये डिस्टेंस, 1 मिनट के लिए मान लो, ये थोड़ा मैं हटा देता हूं फ्रेश रहने के लिए फिगर, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लो कि हमने यहाँ पे Q लिया होता, तो फिर क्या करते, इतना प्लस इतना लिखते, तो ये जो बड़ा वाला टोटल है OQ, ये तब भी OP से बड़ा होता। हम यहाँ भी लेते तब भी ये वाला जो है OP से बड़ा ही होता, और इधर यहाँ भी लेते तब भी OQ OP से बड़ा ही होता। मतलब P को छोड़ दो और बाकी AB पर जितने भी पॉइंट्स हैं O से जो डिस्टेंस होगा ना उनका, वो OP से हमेशा बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उन सब में O और AB के बीच, O और AB के बीच, उन सब में जो डिस्टेंस OP है ना वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जो OP है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और आप जानते हैं क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि एक लाइन और एक पॉइंट है, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो वही डिस्टेंस, यानी वो जो लाइन होता है ना, जैसे ये O पॉइंट हो गया और AB एक लाइन हो गया, O पॉइंट हो गया और AB एक लाइन हो गया। इनके बीच में आप जितने सारे डिस्टेंसेस देख लो, ये है ना, इन सब में ऐसे कुछ भी करके देखो, इन सब में छोटा जो होता है ना, जो शॉर्टेस्ट होता है ना, वो इस पे परपेंडिकुलर होता है। वो इस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ऐसा विद्वानों ने ऐसे प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, ठीक है। तो यहां पे हमने साबित कर दिया कि OP जो है ना वो किसी से भी छोटा ही होगा जब O और AB के बीच का डिस्टेंस लेकर चलेंगे तो उन सब में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP होगा। इसका मतलब अगर ये शॉर्टेस्ट है तो इसका मतलब ये अवश्य ही परपेंडिकुलर रहा होगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर होता है वही शॉर्टेस्ट होगा। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि OP जो है ना वो AB पे क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ गए ना? अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप बार बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख ले। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट इन दिस थ्योरम। ओके, यही मेन कॉन्सेप्ट है कि हमको ये प्रूव करना है कि OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब मैं इन सभी चीजों को हटाता हूं और इसके बाद जरा स्टेटमेंट लिखना होता है वो आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद लिखिए क्लियरली, ठीक है, क्लियरली if we can take any other point on AB, any other point on AB, then in all cases OP will be in all cases OP will be the shortest distance. OP will be the shortest distance. हो गया? In all cases OP will be the shortest distance. ओके, लिख दिए इतना। Therefore, सॉरी, the shortest distance हो गया। उसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, and we know that the shortest distance between a line and a point, and we know that the shortest distance between a line and a point is perpendicular distance.
Therefore we can say OP perpendicular to AB, OP perpendicular to AB, यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब बात करते स्टूडेंट्स अगले थ्योरम की, ठीक है, जो कि और भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो थ्योरम बता देंगे। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं अब दूसरा थ्योरम। तो देखिए अगला थ्योरम बहुत ही आसान है। शायद आप अब तक में अपने लाइफ में जितने भी थ्योरम पढ़े होंगे ना, उन सब में आसान, यानी ये सोच रहे होंगे इतना बड़ा सा चीज उतार दिए कह रहे आसान है। अरे भाई रुको, क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ इतना ही पूछेगा, सिर्फ इतना ही। लेकिन क्वेश्चंस बनाने टाइम में हमको क्या होता है ना कि जब हम लोग इतना प्रूव करेंगे तो उसके साथ में ये दोनों फ्री में मिल जाता है। ये जब प्रूव करेंगे तो ये दोनों रिजल्ट फ्री में मिलता है, तो क्यों नहीं बटोरे भाई, क्यों नहीं उसको रखे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में तो काम करेगा ना। हाँ, इसीलिए एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ अभी तक में क्या पूछता है बस कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल देन प्रूव दैट दे आर इक्वल, जस्ट ओनली दिस, बस दे आर इक्वल, इतना ही पूछता है। लेकिन हम इक्वल जब प्रूव करेंगे तो उसके साथ हमें और भी कुछ चीजें मिलती हैं, हम उसको भी इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, ताकि क्वेश्चन बनाने में काफी सहूलियत हो। आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब सर्कल के बाहर। तो सर्कल के बाहर से कौन सा पॉइंट है? P। यहां से हमने दो टेंजेंट्स इस पे ड्रॉ कर लिया, PA और PB। इतनी बात समझ गए? तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है इतना? अब देखो तो इसमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहली बात कि गिवन में आप वही लिखेंगे, है ना, कि ये मान लीजिए CORB अ सर्कल। बहुत से स्टूडेंट्स अगर इस चीज को नहीं समझ सकते तो इसका मतलब होता है कि अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है, बी अ सर्कल इन विच two tangents PA and PB are drawn, है ना, two tangents PA and PB are drawn from P मतलब from an external point P। लिख दो भाई, यही बढ़िया रहेगा, from an external point P। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है? मैं जरा टू प्रूफ को इधर लिख देता हूं। ठीक है, ये हटा करके ये मैं प्रूफ करना है हमें। पहला ये देखिए टू प्रूफ, मैं क्वेश्चन हटा दूंगा। टू प्रूफ, पहला प्रूफ करना है दे आर इक्वल, दैट इज PA बराबर PB। दूसरा प्रूफ करना है क्या कि सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये PA टेंजेंट है, ये PA टेंजेंट है, तो ये एंगल कैसे बनाएगा? ऐसे, यानी PA के द्वारा सेंटर पर एंगल बनाया हुआ कौन हुआ? तो POA हुआ एंगल, और PB के द्वारा सेंटर पे ये एंगल हुआ। तो ये प्रूव करना है, तो एंगल AOP बराबर एंगल BOP। और तीसरा में क्या प्रूव करना है? ध्यान दीजिएगा, आर इक्वली इंक्लाइंड का मतलब सेम एंगल बना रहे हैं, किसके साथ? विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट, यानी उस लाइन के साथ जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एंड सेंटर ऑफ सर्कल, जो एक्सटर्नल पॉइंट P और सेंटर ऑफ सर्कल O को मिलाता है, यानी वो लाइन कौन है? OP। चलो भाई एक काम करते हैं, इसको मैंने पूरा ले लिया है ना, ये पूरा ही ले लिया, ये ऐसे हो गया।
ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, तो अब क्या करेंगे कि ये हो गया भाई। अब आपको ये चीज तीनों प्रूव करना है, यानी कहने का मतलब है कि एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। अब आइए इन तीनों चीज़ों को ये ज़रा मैं हटा दूं ताकि मुझे अब स्पेस मिले। क्वेश्चन तो आप समझ ही चुके होंगे, है ना। और हम लोग बारी बारी से प्रूव करते हैं, कुछ लंबा नहीं है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान थ्योरम है, ठीक है। ये अभी हटा देता हूँ गिवन वाला। चलिए, आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें करना क्या होगा। अगर नहीं लगा है तो वेट कर लीजिए, तुरंत मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पी ए बराबर पी बी करने से चलिए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए तो कि इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखता है, पहली बात स्टूडेंट कि ओ ए बराबर ओ पी ओ बी, है ना, मतलब रेडियाई, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद आप ये चीज अभी अभी थ्योरम प्रूव कराए हैं कि एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। ये कैसे सर, देखो ये टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये भी थ्योरम प्रूव कराया मैंने, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे रीजन लिख देना, यहाँ पे कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बाकी एग्जामिनर इतना समझदार है, आराम से समझ जाएगा भाई। अब उसके बाद एगो चीज बचता है क्या, OP बराबर OP कॉमन, OP बराबर OP कॉमन, ठीक है ना। अभी देखो तीनों चीज में कौन सी कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मिली आपको, ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखो पहली बात कि ये 90 हमें मिल गया, तो ये R हो गया, R मतलब राइट एंगल, RHS क्राइटेरिया को याद करो। इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस भी मिल गया और एक साइड भी मिल गया, यानी ये है H, ये है R और ये है साइड। तो RHS क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OAP, जरा बच के बाबा यहाँ पे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग लिखना बेहद जरूरी है, ठीक है। देखो A और B आपस में बराबर हुए थे, क्योंकि एंगल A बराबर एंगल B 90 डिग्री हुआ था। इसका मतलब A और B आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो A दूसरे पे है तो इधर B भी हम दूसरे पर देंगे। अब सुनो, अगर A और B कॉरस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब O के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो O पहले पे है तो इधर से भी O पहले पे होगा। ये सब चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या बच गया, P बच गया, तो यहाँ P हो गया। बोलो ये बात समझ में आई कि ना आई, हाँ आ गई ना। इसके बाद आपने क्लास 9th में CPCT रूल नामक कोई चीज पढ़ा होगा, है ना।
वो अलग बात है कि आप दिमाग में हटाए नहीं होंगे, बस छोड़ दिए होंगे, ऐसा भी कुछ चीज़ होता है ना। सीपीसीटी कहता है कि जब भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए ना तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। दैट द फुल फॉर्म इसका क्या होता है कि सीपीसीटी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इतना ही कहा जाता है। उसके बाद एक चीज जोड़ दो, आर इक्वल, ठीक है ना, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। तो उस आधार पे हम अगर देखें तो ये देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एपी और बीपी कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, तो इसका मतलब एपी बराबर पीबी या बीपी है ना, एपी बराबर पीबी। ये कहाँ से, तो बाई सीपीसीटी। देखो पहला आ गया पीए बराबर पीबी, अच्छा नहीं लग रहा है पी, चलो पीए बराबर पीबी, ठीक है, पीए बराबर पीबी, समझ गए ना जी हाँ। तो यही चीज है स्टूडेंट, ये पहला आपका प्रूव हो गया। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा। तो सर ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन काफी आसान, मान लो कभी पूछ ही दिया तो वो क्या करोगे, है ना। तो इसलिए अब कुछ अलग से नहीं करना है स्टूडेंट्स, यही पे हो गया। अगर आपको ये चीज दिख रही तो इसी में आ जाइए ना। दूसरा सीपीसीटी रूल से जब ये दोनों आपस में बराबर हुआ तो देखो ना, एंगल में क्या प्रूव करना है, एओपी बराबर बीओपी, बहुत सिंपल। देखो ए बी के ओ के, तो ये वाला उठ के इसके पास आएगा, इसका मतलब ये एंगल्स भी बराबर और ये एंगल्स भी बराबर है ना। तो इसी में साथ साथ लिख देते हैं, ये लिख लीजिए अब कि ये सीधा इसी को ऊपर उठा के कि बाई सीपीसीटी, एपी बराबर पीबी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों के तीनों सीपीसीटी हो गए। तो जब भी हम सिर्फ इसको प्रूव करने चलेंगे तो ये भी दोनों गिफ्ट में मिल जाता है, इसीलिए हमने इसको साथ में रख लिया। तो अब से याद रखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट खींचे जाएंगे ना तो ये सेंटर पे सेम एंगल बनाएगा, इक्वल एंगल्स बनाएंगे और यहाँ पे भी आपस में इक्वली इंक्लाइन होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में काफी मदद करेगा स्टूडेंट, समझ गए ना जी हाँ। तो चलिए यही था दो थ्योरम, अगर बात करें तो दो थ्योरम ही है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं आपको एक और थ्योरम बताऊंगा जो कि आपको इतना फास्ट कर देगा कैलकुलेट, मतलब कि सर्कल का क्वेश्चन देखोगे मैक्सिमम टाइम में वही थ्योरम काम करेगा। लेकिन फिर भी रुको जरा, 9th में हो सकता है सबका सर्कल स्ट्रांग नहीं हो, तो मैं बहुत सारी चीजें हैं जो 9th की जिसका जरूरत इस क्लास में पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार उस चीज को भी रिकॉल कर लेते हैं। और एक छोटा सा थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिसको मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ दे दूंगा क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं है प्रूफ का, ठीक है, एग्जाम में कतई नहीं आएगा, लेकिन उसके जरूरत से बहुत सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। ये दो चीज प्रूफ के लिए काफी होते हैं, ठीक है। तो इतना मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतना एक लेक्चर में रख दे रहा हूं और अगले लेक्चर में आपको हम शुरू करते हैं वो थ्योरम, या एक छोटा सा काम करते हैं कि वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को भी रख लेते हैं और 9th के लिए 9th का जो जरूरी चीज़ है उसको भी बता देते हैं। तब ये मिलकर पूरा एक लेक्चर हो जाएगा जो थ्योरी बताएगा। और इस थ्योरी को आप एक बढ़िया से करने के बाद जो मैं अगला लेक्चर बताऊंगा तो उसमें क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यानी 2 शॉर्ट में आपका 2 वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए वो चीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या थ्योरम है जो। तो अब अल्टरनेट ये जो थ्योरम बोले कि इसके बाद जो ज़रूरत पड़ता है वो है स्टूडेंट्स, उसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नाम कुछ अजीब है लेकिन थ्योरम समझ जाइएगा तो बहुत वरदान साबित होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना, बहुत ज़्यादा काम करेगा स्टूडेंट। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चाहें ये बात करें तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और इसमें किसी एक पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है, ये एक सर्कल का टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये है ना कि मान लीजिए कि ये एक, ये देखिए, ये मान लीजिए कि
टेंजेंट हो गया, ये पी हो गया। अब इसी अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम एक ये बनाएंगे, मतलब कि मान लीजिए कि ठीक है ना, ये कॉर्ड बना लिए, तो इस कॉर्ड और इस टेंजेंट ध्यान देंगे यहीं पे, देखो ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड और ये टेंजेंट हो गया, इसके बीच का जो एंगल होता है ना, ये बीच का एंगल मान लो थीटा, ये बीच का एंगल मान लो थीटा। तो ये जो एंगल होता है ये इस कॉर्ड के द्वारा सर्कमफेरेंस पर बनाए गए एंगल के बराबर होता है। ये जितना भी एंगल होता है, यही एंगल इस कॉर्ड के द्वारा, मान लो कि ये कॉर्ड है आर, तो पी आर एक कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे, सॉरी सेंटर नहीं, सर्कमफेरेंस पे उतना ही एंगल बनेगा जितना कि ये है, यानी कि यहाँ भी बनेगा थीटा, समझ गए। और अगर मान लो कि ये सेंटर की बात की जाए कि सेंटर पे, तो ये बनेगा 2 थीटा, वो तो पहले से भी आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका दुगना बनेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन में तो आप देख के ही बना सकते हो। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक टेंजेंट है और यहाँ पे ऐसे ये कहा गया 30 डिग्री, कितना कहा गया 30 डिग्री है भाई, है ना। तो अब बताओ कि यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, बस ऐसे ही फिगर दिया है, ये क्वेश्चन बताया। अब दूसरे जन जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को नहीं जानते हैं वो कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे कि मान लो कि ये 30 हुआ, तो यहाँ से इसको पहले वो मिलाएंगे, तो ये 30 का तो ये 60 बन गया। उसके बाद कहेंगे कि अगर ये रेडियस है, जैसे मान लो ये P है, ये Q है, अगर ये और ये रेडियस है, इसका मतलब ये एंगल बराबर होगा, तो ये x तो ये भी x हो गया। इतनी बात समझ रहे हैं ना। अब देखो इसका मतलब है कि ये अगर ये 60 हुआ तो ये 2x बराबर 120 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा भाई, तीनों अच्छा इसको 60 जो बहुत जल्दी समझ लोगे, इसको जरा मैं 50 कर लेता हूँ, तो 50 करूँगा तो बोलो ये कितना होगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 9th का पता है ना इतना, इसका जस्ट डबल बनता है यहाँ पे। तो जब 100 होगा तो ये बाकी दोनों एंगल 2x हुए, तो ये तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो 2x बराबर 80 होगा, तो x बराबर 40 होगा। तो वो यहाँ पे सीधा सीधा काम करेंगे 40, और तब बताएंगे कि ये चूंकि ये जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है थ्योरम से, तो टोटल 90, तो 90 में से 40 घटेगा तब आंसर 50 आएगा, तब जाके कहीं 50 आएगा। उन्होंने ऐसे ही सोचा, 50 था, पहले सेंटर पे 100 बनाएंगे, फिर ये ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, फिर कहेंगे कि OP बराबर OQ होता है, इसलिए ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। जब ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं तो ये 100 है, इसका मतलब बाकी दोनों एंगल का जोड़ 180 माइनस 100 यानी कि 80, तो 2x बराबर 80 तो x बराबर 40। तो जब ये 40 हो गया, अब कहेंगे कि ये जो रेडियस है ना ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 होता है, तो 90 में से 40 घटा दो तो क्या बनेगा, 50 बनेगा। बात समझ में आई, तो 50 बनेगा, यानी कि अब जाकर वो 50 निकालेंगे। और अगर आपको ये पहले से थ्योरम क्लियर है तो यहाँ 50 देखा, एकदम खड़ाक से बोलोगे कि ये कितना होगा भाई, ये भी 50 ही होगा। यही थ्योरम क्या कहलाता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस चीज को याद रखेंगे, समझ गए। हाँ, अब इसके बाद ये 3 चीज तो थ्योरी आपने समझ लिया, जो कि 10th में बिल्कुल नया नया सीखा आपने, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से वो जानकारी रखना ही चाहिए, 9th वाली चीज़ें, है ना। एक बार मैं आपको क्या कर देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको करना क्या होता है ना। जैसे आप शुरुआत में जानते हैं कि अगर एक सर्कल है, ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, तो
सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो होता है ना, ये कॉर्ड दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, सेंटर से अगर कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये OP परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब AP बराबर PB। ठीक है, इसका उल्टा भी सही है, अगर AP बराबर PB है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। दो इसमें थ्योरम का काम हो गया। अब देखो, मान लो कि यहाँ से ये दो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये देख लो, ये OP, अगर OP ये Q, ये हो गया AB, ये मान लीजिए CD। तो ये चीज़ याद रखें कि अगर AB बराबर CD हो गया तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब OP बराबर OQ होगा। यानी दो कॉर्ड अगर बराबर है इसका मतलब वो इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, ये सिंबल का मतलब है कि अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ये होगा, मतलब दोनों का कन्वर्स सही है। ठीक है, अगर OP बराबर OQ देता है तो इसका मतलब AB बराबर CD होगा, और अगर AB बराबर CD देता है तो OP बराबर OQ होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते स्टूडेंट्स इस बारे में कि आप ये जानते हैं कि अगर एक कॉर्ड की बात की जाए तो ये कॉर्ड, एक ही कॉर्ड जहाँ पर भी जाएगा, है ना, जैसे मान लो कि ये AB हो गया तो AB ने यहाँ पे थीटा एंगल बनाया, तो यही AB जो है ना, ये कहीं पर भी बनाए यहाँ भी थीटा बनाएगा, और अगर चाहेंगे तो यहाँ भी देखेंगे तो क्या बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। ये कहीं भी जाए, है ना, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट्स। ठीक है, ये एंगल भी AB के द्वारा बनाया गया है, ये एंगल भी AB के द्वारा, ये एंगल भी AB के द्वारा, मतलब एक ही कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे हम कहीं भी एंगल बनाएंगे ना तो उनका वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, जैसा कि आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सीखना ये है स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है, कि अगर मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड के द्वारा सरकमफेरेंस पर, कॉर्ड के द्वारा, है ना, सरकमफेरेंस पर जितना भी, या यू मतलब दोनों एक ही बात है भाई। अगर सेंटर पे कहेंगे तो सेंटर का दुगना, सॉरी सेंटर का आधा एंगल बनाएगा। सेंटर पे देखो सरकमफ्रेंस पे थीटा है तो ये 2 थीटा है, बाकी बहुत चीज़ आप समझ चुके हैं इतना से। अगर यहाँ पे 30 तो यहाँ पे 60, यहाँ 120 तो यहाँ 120 तो यहाँ पे कितना 60 होगा। तो ये ही चीज़ें बेसिकली बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, मैं इसमें आपको एक और क्वेश्चन से अवगत कराना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मान लो, अगर इन सब का इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे, जैसे मान लो कि अगर आपको ऐसे दिया गया एक क्वेश्चन, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है यही क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको जैसे मतलब एक तरीके से आपसे क्या पूछा जाए, जैसे हाँ याद आया, मान लीजिए ये पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं थोड़ा सर्कल बड़ा बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, पूछा भी है एग्जाम में। ये मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, और ये कॉर्ड हो गया। ठीक है ना, अब ये वाला एंगल आपसे पूछा जाएगा कि बोलो ये कितना होगा, और यहाँ पे एंगल मान लीजिए आपको दिया गया है कितना, 120 डिग्री। अब बताओ कि ये कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस 9th क्लास की ही बात कर रहे हैं हम, क्योंकि 9th क्लास के बिना आप 10th क्लास का सर्कल ना के बराबर आपको समझ में आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ कुछ नहीं आएगा। ठीक है,
तो आप भी सोच के देखिए कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना आएगा, ये जो एंगल है ये कितना आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप सोच के देखिए। तो देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कुछ इधर उधर तो भाई ज़्यादा मत इधर उधर सोचो, सोच के देखो। पहले क्या करेंगे ना कि हम इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ाए तो कॉर्ड ए बी अगर सेंटर पे 120 बनाएगा तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, 60 बनाएगा। वो वाले थ्योरम का इस्तेमाल करके इसका जस्ट आधा बना दिया। अब अगर देखोगे तो ए पी बी और यहाँ पे मान लो क्यू, ठीक है, तो ये एक साइक्लिक कोलेट्रल है, ए पी बी क्यू, ये एक साइक्लिक कोलेट्रल है, ठीक है। तो साइक्लिक कोलेट्रल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 60 हुआ तो उस हिसाब से ये कितना होगा, 120 हो जाएगा, यानी 60 और 120 तभी ना 180 होगा भाई, ठीक है। मान लो एक दिन जब यहाँ पे 100 होता तो 100 होता तो ये यहाँ पे कितना होता, 50। 100 इसलिए करके दिखा दिया ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे जितना होगा वहाँ पे उतना ही होगा, वो जस्ट अ कोइंसिडेंस था। ये फिर भी देख लेते हैं भाई, ये 50 हो गया तो अब तो ये साइक्लिक है ना। कौन कौन साइक्लिक, देखो ए क्यू बी पी, ये कोलेट्रल साइक्लिक कोलेट्रल है। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 50 हुआ तो ये 130 हो जाएगा, यानी ये 130। तो देख लो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। उस टाइम कोइंसिडेंटली मिल गया, नहीं तो ये बराबर नहीं होता है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा ये जो थियरी है, ये क्लास है जो थियरी। अगर इतनी चीज़ों को आप बारीक से नहीं स्टडी करेंगे ना तो एकदम दावा के साथ कहते हैं कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा सर्कल। और इतना चीज़ अगर बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।